हमारे साथ जुड़े हैं एनके सिंह, इकोनॉमिस्ट, चेयरमैन 15 प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपको किस तरह से ये बजट लग रहा है और क्या आगे की राह दिखा रहा है? किस तरह के नए अवसर इस बजट के माध्यम से आपको लगता है कि खड़े होंगे, खास करके युवाओं के लिए, जो कि एक प्रायोरिटी बताई जा रही है? तो आप इस बजट को कैसे आंक रहे हैं? बहुत ध्यान से सुन रहा। एनके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे मैं आपकी जी आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट पे, और प्रधानमंत्री का भाषण भी हमने अभी सुना, प्रतिक्रिया सुनी इस बजट पर। प्रधानमंत्री की मैंने अभी प्रतिक्रिया सुनी है। मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूं कि यह बजट, जो हम लोगों का लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हमें परिवर्तित करना, उस लक्ष्य के प्रति इस बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान। सर्वप्रथम मैं सहमत हूं कि यह बजट सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों और जो सभी हम लोगों की उम्मीदें थी, उनके ऊपर ठोस कदम का बजट में ठोस कदम का विवरण है। मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना और करना बहुत कठिन है कि यद्यपि जो हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले दिनों में, 1 वर्ष में नहीं लेकिन 5 वर्षों में 8% की गति में वृद्धि हो, और साथ ही साथ जिसे लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, वह भी बना रहे। इन दोनों की दूराभास है, किस रूप से इनका समन्वय किया जाए, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण इस बजट में है। आप देखें कि फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े दिए गए हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि जो दिशा पे हम लोग चल रहे थे, यानी फिस्कल डेफिसिट को घटाना, जो ऋण है उस ऋण में एक नियंत्रण पाना, और साथ ही साथ जो प्रगति हम लोगों ने हासिल की है, उस प्रगति को उसी रास्ते पर चलते रहे, इसका उल्लेख किया गया है। यह बहुत कम राष्ट्रों ने ऐसा समन्वय प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है, और भारत को सौभाग्य प्राप्त है। दूसरा, आज जो युवा हैं, सबसे कठिन समस्या जो उनके समक्ष है, वह है कि किस रूप से उन्हें रोजगार मिले। तो जो रोजगार के संबंध में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और अन्य योजनाओं का उल्लेख उन्होंने प्रधानमंत्री ने किया है, वह एक प्रथम कदम है। आज तक कोई ऐसा बजट नहीं हुआ है, जहां तक मेरा स्मरण है, जहां पर रोजगार के ऊपर ऐसे ठोस कदम उठाए गए हों और जिसका सीधा संबंध भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, और जो इंसेंटिव्स कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया गया है, उस दिशा से, जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा युवा को इसका लाभ होगा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जा रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन किया जा रहा है, उससे भी नए रोजगार उत्पन्न होंगे। और इन सबों को आप अगर जोड़े, तो जो लक्ष्य है कि एक तरफ तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि रोजगार किस रूप से मिले, ठोस रोजगार मिले, अच्छी रोजगार मिले, जो आज की बढ़ती और परिवर्तित जो डिमांड की पैटर्न है उसके समन्वय हो, उसके ऊपर भी ये ठोस कदम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ ऐसे भी भारत के प्रांत हैं जो हम लोगों की विकास हुई है, उस विकास का उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मुझे कोई हिचक नहीं कहने में, यद्यपि मैं बिहार से आता हूँ। आप आंकड़े देखें, मैं जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, मैं उससे जुटा था, उन्होंने मांग की थी कि स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस हो, उसका आज कोई औचित्य नहीं है।
लेकिन जिस रूप से बिहार के परिवर्तन के ऊपर एक निश्चित कदम उठाए गए हैं, नए योजनाएं टूरिज्म सेक्टर में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में एक समृद्धि लाने में बिहार में, इसका उनके पर कैपिटा इनकम के ऊपर बहुत बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। मैं राज्यसभा में मुझे सौभाग्य था जब आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन बिल पारित हो रही थी, तो सरकार के ऊपर से के क्या यह कथन था कि आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए गए। वो तो उस समय नहीं उठाए गए, लेकिन उन निश्चित कदम का आज उल्लेख किया गया है। तो इस रूप से जो भारत का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर से भी यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी, मैंने नहीं सुना जी, मैं सुन नहीं पाया, आप क्या प्रश्न था? जी, एनके सिंह जी, आपने इतनी सरकारों के साथ काम किया है और आप एक देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। अगर आम आदमी के लिए बात करें जो बाजार में इन्वेस्ट करने लगा है अब, और सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन देती है कि लोग अब बाजार में भी पैसा लगाएं, उनके लिए तो इस बजट में कुछ निराशा ही है। कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही बढ़ा दिया गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सर्वप्रथम आम आदमी रोजगार चाहता है, आम आदमी चाहता है कि जो विकास हो रही है उसका वो अंग बने। आप जहां तक स्टॉक मार्केट की बात कह रहे हैं और उसके ऊपर आप संकेत कर रहे हैं, यह आपका भी यह अनुभव होगा कि स्टॉक मार्केट को बजट के विभिन्न पहलुओं को समझने में संपूर्ण रूप से समय लगता है। जब स्टॉक मार्केट समझेगी तो वो स्टॉक मार्केट का करेक्शन होगा। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि संपूर्ण रूप से लोग इस बजट के विभिन्न आकारों को समझें, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका सकारात्मक असर होगा, रोजगार के ऊपर इसका सकारात्मक असर है। टैक्सेशन में जो उन्होंने परिवर्तन किया है, जीएसटी में और इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, इससे एक आम साधारण आदमी को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो संपूर्ण रूप से आप अगर देखें तो यह बजट एक विकसित भारत बनाने के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होगा। इसीलिए मैं इस बजट की संपूर्ण रूप से सराहना करता हूं। जी। तो आपने कहा कि बजट को आप संपूर्ण रूप से सराह रहे हैं और आपके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बजट है। जैसा कि आपने कहा कि कई सरकारों के साथ काम किया है, पर आपको स्मरण नहीं है कि इस तरह का बजट आपने देखा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनके सिंह वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, जो इस बजट को पूरे मार्क्स दे रहे हैं। यहाँ पे मौजूद अपने मेहमानों से समझेंगे अलग अलग पहलुओं पर किस तरह का असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास पर, टैक्सेस को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसका विस्तार क्या है, क्या आगे का रोड मैप होगा। पर एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं अभी। हम मौजूद हैं यहाँ CII सेंटर पे और बजट को समझने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नासिर सलीम, जो MD हैं फ्लेक्स कैपिटल के, मिताली निकोर इकोनॉमिस्ट, अंशुमन मैगजीन चीफ CBRE, और साथ साथ हमारे साथ जुड़े साकेत मिश्रा, इन्वेस्टमेंट बैंकर। बहुत जल्दी से मैं शुरुआत करूँ, पहले आप सबकी प्रतिक्रिया, फर्स्ट रिएक्शन टू दिस बजट। Budget touches all the headlines which are proper. जो infrastructure की बात है, housing की बात है, सब कुछ touch किया. But overall there was still a lot of missing parts. No doubt infrastructure का जो focus था, that's fantastic for our country. We need to continue investing in infrastructure. Real estate देखा जाए तो she talked about stamp duty reduction, rental housing, also land का जो digitization, I think that's the biggest takeaway. This will have a huge impact. मतलब हमारे अगर जो मैं land का देखें, इसमें हमारी जो economy में impact होगा beyond real estate, it'll be massive. So lot of positives, but काफ़ी जो expectations थी कि tax जैसे housing में
जो लोन ले रहे हैं, कि अभी भी आप देखें कि तो गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? आप चूंकि आपकी जो कंपनी जिससे आप जुड़े हुए हैं वो कमर्शियल रियल एस्टेट से डील करती है, तो उत्साहित है ये सेक्टर, खुशी है यहाँ पे? ओवरऑल तो अच्छा इस टाइम है, क्योंकि रेजिडेंशियल मार्केट अच्छा कर रही है। अगर आप देखें लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा कर रहा है, कमर्शियल है, डेटा सेंटर आ रहा है, तो ओवरऑल तो रियल एस्टेट मार्केट इज क्वाइट एक्टिव। और डिजिटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? लैंड का तो बिसाइड्स रियल एस्टेट, अगर आज किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, लैंड इज द बेसिक इंग्रेडिएंट। डिजिटाइजेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा। लॉट ऑफ इवन एट रूरल एरियाज या टियर 2 टियर 3 टाउन्स अक्रॉस माइक्रो फाइनेंसिंग लेते हैं बिकॉज वो लैंड को मॉर्गेज करके। तो अभी बिकॉज डिजिटाइजेशन नहीं था और है, जहाँ हो रहा है वहाँ दे आर एबल टू टेक फाइनेंस, सो इट विल रियली एम्पावर्स पीपल, दे कैन टेक माइक्रो फाइनेंस। गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर होंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो दैट लैंड थिंग, बट ओनली थिंग इज दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो अब इस सेंटर को पुश करना पड़ेगा कि वो इम्प्लीमेंट करें डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड। जी मिताली से, हाँ ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से जो प्राथमिकताएं थी सरकार की, उसके अनुसार ये बजट चल रहा है। हम लोग को इसके बैकग्राउंड में ये देखने की ज़रूरत है कि अभी एक बजट हम लोग ने इंटरिम बजट दिया था और 6-8 महीने बाद फिर से बजट करना है, तो सब कुछ एक बार में नहीं होना था। पर अगर आप प्राथमिकताएं लें तो रोज़गार की जो प्राथमिकता है, पहली बार ये हो रहा है कि भारत में जो स्किलिंग होनी चाहिए, जो कि पहले हम लोग करते थे कि स्किलिंग एक जगह होती थी और लोग को नौकरी मिलने लायक नहीं होते थे, अब इंडस्ट्री के अनुसार स्किलिंग होगी, उसको इन्वॉल्व किया गया है। दूसरा, जो कॉमन आदमी के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार काम करती है, वहाँ पे जो डिजिटाइजेशन ज़मीन का है, एक तो इन्वेस्टमेंट की बात थी, पर जो गरीब है हमारा, जो छोटे किसान की ज़मीन होती है, 90% उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किल होती है वो क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा होता है या कोई लेखपाल आकर के बदमाशी कर रहा होता है। वही चीज़ शहरों में है। तो भ्रष्टाचार मुक्त और थोड़ा सा जो जगह जगह पे इंटरवेंशन थे, उसको डिजिटाइजेशन से फिलिप मिलेगा। तीसरा मैं कहूँगा जो सरकार का मुद्दा रहा है कि हर चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। जहाँ पे पैसा जा रहा है इसमें, चाहे वो डिज़ास्टर रिलीफ हो या फ्लड रिलीफ हो या रोड हो, जिन क्षेत्रों में नहीं जाता है प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, उससे पैसा डल रहा है, जिससे कि जो एक तो रोज़गार बनेगा, क्योंकि अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे रोज़गार तो आएगा ही, पर साथ साथ वो उन क्षेत्रों में नहीं घुस रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर घुस सकता है। मेरा एक ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा सा कि मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन और डाइवेस्टमेंट पे एजेंडा कहीं ना कहीं इस पे सेट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार को इतनी सारी कंपनियां चलाने की ना कोई ज़रूरत है जहां पे प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो ये एक क्षेत्र है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कमी रह गई। मिताली, महिलाओं के फोकस था पहले से और इस बार भी ये कहा गया कि युवाओं की नौकरी, महिलाओं के ऊपर फोकस, तो वो जो राह एक चुनी गई थी उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रहा है और क्या बड़ा टेक अवे आपके लिए है, खास करके महिलाओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें महिलाओं के लिए जो पूरा एलोकेशन दिया गया है 3 लाख करोड़ का, ये हिस्टोरिक हाई है। मतलब बहुत सालों के बाद इतना बड़ा जेंडर बजट सामने आया है और इस जेंडर बजट का जो यूटिलाइजेशन है, ये भी अगर हम पिछले 3 या 4 सालों का डेटा देखें तो ये यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सोशल सेक्टर में हम टिपिकली देखते हैं कि यूटिलाइजेशन कभी कभी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, लेकिन जेंडर बजट का यूटिलाइजेशन पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। दूसरा मैं कहूँगी कि एरियाज़ क्या हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें पहली बार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स करी हैं। आज सबसे बड़ा विन मैं कहूँगी निकोर एसोसिएट्स के लिए भी, हमारी संस्था के लिए भी, और उन सब लोगों के लिए जो फेमिनिस्ट सर्कल्स में इस चीज़ के लिए एडवोकेसी कर रहे थे, जैसे फिकी फ्लो, CII, सब ने किया है, सब ने साथ में मिलके किया है, वो है चाइल्ड केयर। और आज अनाउंसमेंट करी गई कि क्रेशेस की स्थापना करी जाएगी पूरे कंट्री में। पालना स्कीम लॉन्च की गई थी पिछले साल और इस साल उसका बजट एलोकेशन भी बढ़ाया गया है। एक टारगेट रखा गया है कि 17,000 पालना घर यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश करे जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में पूरे कंट्री में। इससे
विमेन के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वहाँ पे आप अपना डे केयर फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। ये एक सेफ जगह रहेगी जहाँ पर विमेन अपना काम भी कर सकती हैं साथ में और अपने बच्चों को छोड़ भी सकती हैं। और इससे नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि चाइल्ड केयर वर्कर की जॉब भी इससे क्रिएट होगी। तो एक पूरी केयर इकोनॉमी, जिसको हमने भी पहले डिस्कस किया हुआ है, वो क्रिएट होगी। और इसके ऊपर CII ने भी बहुत काम किया है। तो ये इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी एक और वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो औरतों के लिए किया जा रहा है वो है वर्किंग विमेन हॉस्टल्स। और ये बहुत सालों से स्कीम एक्चुअली एक्टिव थी। 1972 में ये स्कीम एक्चुअली पहली बार आई गई थी, लेकिन अब इसको एक नए सिरे से रिवाइव करा जा रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान रहेगा और इसको देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। और इससे बहुत इजी हो जाएगा वर्किंग विमेन के लिए कि आप अपने ऑफिस के पास या फिर आप अपने एक सिटी में अकोमोडेशन, अफोर्डेबल अकोमोडेशन ले पा रहे हैं। दूसरा एरिया जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है क्लाइमेट का, क्योंकि आज हमने जो सारी अनाउंसमेंट्स देखी उसमें एक क्लियर प्रायोरिटी एरिया आया क्लाइमेट चेंज। एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ इस समय अमिताभ कांत जुड़ गए हैं और सीधे चलते हैं अमिताभ कांत के पास, उसके बाद मैं आप लोगों के पास वापस आऊँगी। अमिताभ जी, अभी हमने प्रधानमंत्री को भी सुना और हमारे तमाम यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, हम यहाँ CII सेंटर पे मौजूद हैं, वो मोटे तौर पे काफ़ी खुश हैं इस बजट से और ये कहना है कि इस बजट से हर वर्ग को शक्ति मिल रही है। एक बड़ा क्षेत्र जो युवाओं की रोजगार की बात है कि करोड़ों रोजगार इससे क्रिएट होंगे। आपसे समझना चाहूँगी कि इसका विस्तार क्या है, क्या रोड मैप है इस बजट में, जिससे ये समझ में आए कि ये जो रोजगार है वो जनरेट हो पाएगा और कॉरपोरेट्स को जिसमें शामिल किया जा रहा है एक इंसेंटिवाइज करके इसे, वो किस तरह होगा? देखिए, ये बजट में रोज़गार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पहले तो जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रहा है उनके लिए 1 महीने की सैलरी भारत सरकार देगा, जिनको 15,000 से 1 लाख तक की जॉब मिलती है। दूसरा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगी उनका EPFO में 12.5% वो एम्प्लॉयज़ देते हैं, 12.5% एम्प्लॉयर देता है। उसमें रिडक्शन भारत सरकार करेगा और दोनों को उसका फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। और तीसरा, जो नए एम्प्लॉयमेंट होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 2 साल के लिए 3,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा 2 साल के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और मेरे विचार से ये एक ऐसा बजट है जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और चौथा, 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है इंटर्नशिप के लिए। और वो इंटर्नशिप जो लोगों को मिलेगी वर्किंग के लिए, उसका एक परसेंटेज भारत सरकार मीट करेगी। और इसके अलावा एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस की गई है जो कि स्किल डेवलपमेंट की है और जो 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगी और स्किलिंग के लिए। और विमेन लेड डेवलपमेंट में अगर आप देखते हैं तो विमेन के स्कीम्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, उनकी स्किलिंग पे, और वो आवश्यक है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा था कि करीब 8 मिलियन जॉब्स हर साल 2036 तक भारत को बनानी आवश्यक है। तो अगर भारत की स्टोरी ग्रोथ अगर होती है तो ग्रोथ विद जॉब्स उसको बनाना बहुत आवश्यक था। और ये बजट रोजगार पर इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस और फोकस लाता है। जी सर, आपने कहा 500 जो कंपनियां हैं वो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देंगी, तो इसके लिए क्या कंपनियां भी पहले से तैयार हैं? क्या कंपनियों को भी तैयार किया गया है या सरकार ने अभी अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है? नहीं, बातचीत तो की होगी लेबर मिनिस्ट्री ने और उसके बाद ही स्कीम तैयार की गई। और मेरे विचार से ये इंटर्नशिप है, ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इंटर्नशिप है। तो इसमें इंटर्न जब लिए जाते हैं तो उनको
ट्रेनिंग का बेनिफिट मिलता है, कोई जॉब का बेनिफिट नहीं मिलता। वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जो अच्छे इंटर्न्स होते हैं उनको वहीं एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा, तो बहुत बढ़िया है। आइडिया ही बहुत अच्छा मुझे लगा। जी जी, अमिताभ कांत जी, जब ये बजट पेश किया गया उसके बाद जो पहला रिएक्शन मार्केट की तरफ से था वो बहुत उत्साहित करने वाला नहीं था। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? अगर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है ये, और वैसे भी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, उस रेट मेंटेन्ड है, 6.5 to 7% की ग्रोथ रेट बताई गई, बावजूद इसके मार्केट में वो उत्साह नहीं देखा, उसका क्या कारण आपको लगता है? देखिए, ये जो बजट है प्रैग्मेटिक है, प्रोग्रेसिव बजट है, लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखता है, अगले 30 वर्षों की स्टोरी को देखता है। स्टॉक मार्केट जो है वो इमीडिएट रिटर्न्स को देखता है, और इमीडिएट रिटर्न्स में दो चीज़ें हैं। एक तो लॉन्ग टर्म गेंस पर जो 10% से 12-12.5% स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कुछ सेक्टर्स के लिए, जो कि अब फाइन प्रिंट जब पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। तो लॉन्ग टर्म गेन पे 10 से 12.5% हुआ है। और दूसरा कि जब हम घर लेते हैं या ज़मीन लेते हैं उसका इंडेक्सेशन किया जाता है, और इंडेक्सेशन जब होता है तो इंडेक्सेशन ये एक्विटीज़ में नहीं होता था और ये रियल स्टेट में होता था। तो रियल स्टेट में वो इंडेक्सेशन को हटाया गया है कि सारे एसेट क्लास को एक तरह देखा जाए, रियल स्टेट हो या एक्विटी हो, सबको एक तरह देखा जाए, क्योंकि सबको एक चॉइस होनी चाहिए कि मैं चाहूँ तो ज़मीन खरीदूँ, मैं चाहूँ तो स्टॉक मार्केट में जाऊँ, मैं चाहूँ तो म्यूचुअल फंड लूँ। तो सबका एक जैसा ट्रीटमेंट करने के लिए वो एसेट क्लास पर सारे एसेट क्लास पर एक जैसा टैक्स लगाया गया 12.5% का। और वो इंडेक्सेशन क्योंकि रियल स्टेट के लिए हटा है, कुछ रियल स्टेट कंपनीज़ को ये इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए प्रॉबेबली स्टॉक मार्केट का रिएक्शन एक दूसरा रिएक्शन होगा। पर वो लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद सब लोग कहेंगे कि यह बजट देश के लिए अच्छा है। जी सर, आर्थिक विकास एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है कि विकास करें, लेकिन साथ में क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन दोनों को किस तरह से इस बजट में बैलेंस किया गया है? किस तरह से क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में बजट सहायक आपको लगता है? तो एनर्जी ट्रांजिशन बहुत आवश्यक चीज़ है, और भारत ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हमने 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाई है, और हम एक अकेले G20 कंट्री हैं जो कि अपने एनर्जी टारगेट पे काफ़ी आगे हैं। और इस बजट में ये ग्रीन डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन पर बहुत फोकस रहा है, और ख़ासकर पंप स्टोरेज जो नई टेक्नोलॉजी है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो नई टेक्नोलॉजी है, उस पर फोकस किया गया है। और ये दोनों क्षेत्र में आगे चल के हम लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, सोलर पैनल की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं, जिससे कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन क्षेत्रों में कर सकेंगे। पंप स्टोरेज का मतलब है कि हम स्टोरेज एनर्जी, जब रिन्यूएबल एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर कर पाएंगे यहाँ। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। जी, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आपने बताया कि प्रोग्रेसिव बजट है, क्लाइमेट फाइनेंस की क्या गुंजाइश है ये भी देखना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो सभी इन्वेस्टर्स पे एंजल टैक्स अबॉलिश किया गया, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है फॉरेन कंपनीज का वो भी अब 35% हो जाएगा, 40% से घटकर, उससे किस तरह का बूस्ट देखते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या को बूस्ट देने के लिए क्या है इस बजट में? देखिए, इस बजट की 2-3 खासियत हैं। एक तो फिस्कल, अगर मैक्रो बजट को देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमी को कैसे मैनेज कर रहा है, और वो फिस्कल डेफिसिट जो 5.1 से 4.9 किया और कहा कि हम अगले साल इसको 4.5 पर लाएंगे,
और एक ग्लाइड पाथ भी देंगे, वो दिखाता है कि बड़ी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बजट बनाया है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी को देखा है। दूसरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है, क्योंकि पिछले बार 10 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ और 3.4% अपने कैपेक्स स्पेंड कर रहे हैं, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तीसरा कि अगर आप ये बजट देखते हैं तो ये इनोवेशन और रिसर्च के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स का जो एंजल टैक्स हटाया है, वो एक बहुत बड़ा हर्डल था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, और उसको हटाने से एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा। और ये बजट में ओवरऑल देखिए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन, इस सब का बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो डिजिटाइजेशन होगा या इनोवेशन रिसर्च या स्पेस में जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, तो जो स्पेस इकोनॉमी में वेंचर फंड बना या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च फंड है, ये सब देश को अगले 30 वर्षों की ग्रोथ 8 या 9% की ग्रोथ धारा पर ले जाएगा, और उससे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इस बजट में दिखाई जाती है। जी धन्यवाद आपका। जैसे आपने कहा और पहले भी कहा गया कि जो बजट है इसको आधार रखकर आगे के बजट बनेंगे और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ कांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटेंगे हम अपने यहाँ CII स्टूडियो में और चर्चा करेंगे बजट के अलग अलग पहलुओं पर यहाँ मौजूद अपने मेहमानों के साथ। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आम बजट 2024 के इस खास कार्यक्रम उम्मीदों का बजट में। इस बजट पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री टोकन साहू। साहू साहब, आपका स्वागत है। आपके मंत्रालय को इस बजट से क्या मिला है और आपके मंत्रालय से जुड़े आम लोगों को, आम व्यक्ति को इस बजट से क्या फायदा होगा? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आप सबको नमस्कार। ये जो बजट है, बजट 2024 का माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, गांव गरीब किसान का बजट है, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करने वाला ये बजट है, सबके लिए प्रावधान है। सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का ध्यान रखते हुए, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 4 स्तंभों पर टिकी हुई है, गरीब कल्याण, किसान हमारे अन्नदाता, युवा और नारी सशक्ति, और सबके लिए इस पर प्रावधान किए गए हैं। 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त चावल भेजने की व्यवस्था इस बजट में, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रावधान किए हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके पास अपना खुद का मकान हो, सिर के ऊपर छत हो। हर गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृतियाँ दिए हैं। 3 करोड़ आवास बनेंगे, जिसमें 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों के हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बनेंगे। यदि मैं अपने विभाग के बारे में यदि चर्चा करूं, तो इस बजट में सिटी 20 लक्षित शहरों में निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 3 नई परियोजनाएं शुरू की गई है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, और देश भर में शहरी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 4 नए सेंटर एक्सीलेंस खोले जाएंगे। शहरी विकास की योजनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले 10% बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। अब 82,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इसमें प्रावधान है। मध्यम वर्ग को घर खरीदने में राहत,
4,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की घोषणा की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 2400 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के बजट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई है। पिछले वर्ष 20 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 1300 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 करोड़ नए शहरी आवास बनाए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपये देगी। इसके लिए प्रावधान किया गया है। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी और आकर्षित बनाया गया है। 100 नए शहरी हाट बाज़ारों का विकास किया जाएगा। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहरों का ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास किया जाएगा। जल पूर्ति में सुधार और शहरी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बजट में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे बजट में बहुत सारे काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ एक एक गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक एक गांव को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सबको ध्यान में रख करके यह बजट बनाया गया है। यह बजट जन कल्याणकारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि जब 2047 में तक हम जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये नींव रखा गया है। धन्यवाद आपका। आप कह रहे हैं कि 2047 में जब हम 100 साल पूरा करेंगे आज़ादी का, उसकी नींव एक तरह से रखी गई है इस बजट में कि किस तरह से हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए टोकन साहू जी। यहाँ अपने स्टूडियो गेस्ट के पास आना चाहूँगी। इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज़ के बारे में बात की, शहरीकरण की बात की, और इनका कहना है कि तमाम क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। एक बात जो हम लोग कुछ देर पहले के लिए कर रहे थे नसीर साहब, वो ये कि जो इंडेक्सेशन हटाया गया है उसको कैसे समझें, आम लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी आपकी ज़िंदगी में इससे क्या असर होगा मकान खरीदने बेचने को लेकर? जी नमस्कार, आदाब, आवाज़ आ रही? जी। नहीं, आपने बिल्कुल सवाल अहम उठाया इंडेक्सेशन का, क्योंकि ये रियल एस्टेट का सेक्टर है और इंडेक्सेशन जो है और भी चीज़ों में काफ़ी लगती है, हम इंडेक्स करते हैं। बट इसका सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, मतलब इंडेक्स का मतलब ये होता है सरकार सब अपने मेंबर्स ऑफ पब्लिक को एक एडवांटेज देती है। अगर आपने कुछ 100 रुपये की चीज़ खरीदी, मान लीजिए 10 साल पहले, तो उसकी जो वैल्यू जो होती है आज की, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये 10 साल पहले कुछ खर्च किया, आपने कुछ एसेट खरीदा, 10 साल के बाद आपने वो बेचा 2024 में, 2014 में आपने लिया, तो उसकी वैल्यू, हम लोग इंडेक्स का मतलब ये होता है उससे हम इन्फ्लेशन जोड़ते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। और आज जो कैपिटल गेन आप पे करेंगे जब आप उस एसेट सेल करेंगे, तो वो कैपिटल गेन पेमेंट उस पर होगी, वैल्यू बढ़ा के आएगी बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन। तो वो राहत आपको मिलती है जो सरकार देती थी जी। तो इसका मतलब होता है बेसिकली इंडेक्सेशन। जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होके, महंगाई उस पर जुड़ के आज कितनी पे आती है, और उस पर आप जो कैपिटल गेन आज का है डिफरेंस वो आप पे करेंगे जी। संक्षेप में। जी। तो एक ये बहुत बड़ा अहम हमारा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा अहम फीचर था, और ख़ास करके रियल एस्टेट सेक्टर में जो हम लोग को अब नहीं मिलेगा कल के बाद से। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए जहाँ तक क्योंकि अभी कैपिटल गेन्स की बात हो रही थी और आपने स्टॉक मार्केट का भी सवाल पूछा शुरू में, हमारा ये मानना है कि टैक्स रैशनलाइजेशन जो इन्होंने करा है वो एक अच्छा किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी, इक्विटीज़, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट, और कहीं ना कहीं ये डिमांड भी थी कि एक टैक्स रैशनलाइजेशन करनी चाहिए हमें, तो दैट्स अ वेलकम स्टेप। द अदर थिंग आई वुड वांट टू से इज ये जो फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन रोड मैप जो इन्होंने सेट किया है 5.1 के अगेंस्ट 4.9 और 24-25 में 25-26 में, आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा इंटरनेशनली। एक क्योंकि रेटिंग आउटलुक, जैसे आपने नाम सुना होगा, S&P एक रेट करती है दुनिया भर में देशों को और इकोनॉमीज़ को, तो वो एक महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमें जो कंटेन करने को दिख रहा है, जो रोड मैप दिया है सरकार ने, दैट कुड बी पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रेटिंग आउटलुक में नजर आएगा। दूसरी चीज़ एंजल टैक्स, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आया इस बजट में, क्योंकि वो भी एक वेलकम स्टेप है। फॉरेन डायरेक्ट कैपिटल और साथ साथ में फ्रेश कैपिटल जो है प्राइवेट इक्विटी से आता है, और जो एक बॉयंसी लाता है कैपिटल इन्फ्यूजन का,
वो एक अच्छा स्टेप है जो देखने को मिला है। मगर जो जिसमें हम लोग को थोड़ी सी मतलब सरप्राइज हम लोग को लगा एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एंड आई कैन टेल यू दिस, कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो बात हुई लिस्टेड और अनलिस्टेड में, लिस्टेड में खास करके 10 से 12.5% किया जी। और 15 से 20% कर दिया फॉर शॉर्ट टर्म, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डैम्पनर लगा हमें। वो सरप्राइज था, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था। जी। हम चाहते थे कि वो नहीं हुए, बट वो हुआ। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट पहले मिल रहा था लोगों को, अब वो खत्म हो गया, तो वो भी एक थोड़ा डैम्पनर है। साकेत जी, आपके लिए इस बजट में बहुत सारी अच्छी बातें हमने भी सुनी है कि कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड है, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो, तमाम चीज़, बट कुछ ऐसा जो आप चाहते थे कि हो और आपको नहीं दिखा? ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि मैं ज़रूर ये चाहता कि जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि उन्होंने लिखा था कि सरकार को रिनाउंस करने के लिए वो कोई, उन्होंने उपनिषद का एक श्लोक भी लिखा था, पर वो लेट गो नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद हम लोग ने डबल डाउन कर दिया है कि अब हम लोग पब्लिक सेक्टर में और ज़्यादा पैसा डालेंगे। निवेश आए, पर निवेश पारदर्शिता के साथ आए कि कितना वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये नहीं कि निवेश केवल तभी आए क्योंकि सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, इनएफिशिएंटली काम होता है और हो जाए, तो एक होता। दूसरा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा नासिर जी से असहमत हूँ फिस्कल डेफिसिट के बारे में, कि नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों का कि नहीं। और मुझे ये लगता है कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग को और पैसे की देने की ज़रूरत, जैसे छोटी सी चीज़ है AIML। अगर हमने इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि 40% जो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ नौकरियां हैं वो चली जाएंगी, आज क्यों नहीं हमारी IT कंपनीज का जो स्टॉक मार्केट, मतलब क्यों नहीं उनका शेयर बढ़ रहा है? क्योंकि जनता जानती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस समय इन्वेस्ट नहीं करें, किसी को पता नहीं। तो मैं चाहता कि 10,000 12,000 करोड़ का एक AI फोकस्ड फंड हो, क्योंकि उसमें प्राइवेट कंपनी ऐसे में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है अपनी, एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं। बजट पर जो उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री, फिर वापस लौटेंगे यहाँ अपने मेहमानों के साथ। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को सर्वांगीण विकास से जुड़ा बजट बताया है, जो हर वर्ग के लिए एक बेहतर विकास, बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। लेकिन बाकी राजनीतिक दल इस बजट को किस तरह से देखते हैं, आइए सुनते हैं। इस वक्त लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पहले वहां चलते हैं। इनके टैक्स रेट को 10% से 12.5% किया। First of all, thank you very much for coming here.
after having heard the budget, I chose not to make an opening statement because you've heard me almost for 1.5 hours, and I'm sure you have, you're eager to know what is in the budget and also seek clarification. For your, just for a matter of drawing your attention, we've put up a single slide which has actually, which has used the word employment as an acronym to capture that is everything in the budget. So each letter actually highlights the important points of the budget, and we can elaborate more on that a bit later, but employment captures everything to do with this budget, and I would like you to, for a moment, spend a time on it. And deriving from that, everything which has been said in the budget falls in place. But with that said, yes, your question is on, the point there is we wanted to simplify the approach to taxation, also for the capital gains. One. Second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%. Because we've worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation. I'll ask secretaries to elaborate on it. But the point that we brought it down from below the average to 12.5, which is the lowest if you can look at the last several years, encourages investment in the markets. With that said, I'll ask Somanathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics. So you had, there were, I think, 2 or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property and gold. Now, as regards the equity, yes, it has gone up from 10 to 12.5, but you'll also find that unlisted equity has gone down from 20 with indexation to 12.5 without indexation. Basically, we have a very, very simple, easy regime. All listed, all unlisted are at 12.5% long term. And all are at 20%, I mean, equities are at 20% and everything else is at applicable rate for short term. So yes, short term has gone up, and yes, long term has been rationalized. It has not necessarily gone up. And Sanjay, would you like to add anything? One point I would like to add over here is that we also need to keep in mind as to the kind of people who are actually paying these taxes, the capital gains on the securities, the listed securities especially. And so over there, when we did this analysis for the year 22-23, we found that about 88% of the tax is actually coming from people who have an income of more than 15 lakh. 61% of that income is actually coming from people who have an income of more than 1 crore. That is income on capital gains on this. And we are all aware that otherwise, you know, the standard rate is, you know, about 30%. And for some it can go up to 39%. So this marginal, very small marginal increase is actually impacting only those, primarily those who have an income of more than 15 lakh rupees per year. Okay, number 3. On capital gains. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. You announced a very
You announced a very lucrative new tax regime with changes in tax slabs. A lot of new changes are there in the income tax side, on the revenue side. And in the speech, you mentioned that revenue foregone will be around 29,000 crore rupees, whereas government will now try to mobilize around 30,000 crore rupees. What will be these revenue mobilization measures, and from where do you think this foregone revenue will be recovered? If you can highlight, where are you foregoing the revenue, and where are you going to recoup this revenue from? First of all, it is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high. And their performance is also now substantially increased. So revenue mobilization is not just tax-based, you have non-tax revenue mobilizations which are also coming up. Then we had, for almost now 3 years, been talking about asset monetization, which is not selling of assets, but optimum utilization of those assets which are lying in the form of unutilized stadiums or land which is available with PSUs which can be utilized for better purposes. That's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for, is our expectation. We've said that in the budget. In my speech itself, I mentioned it, and I'm sure there are secretaries who will want to add to it. Sanjay? Ma'am, I'll give the for details. 37,000 crore, 29,000 crore in direct taxes, and 8,000 crore in indirect taxes. So 29,000 crore direct taxes primarily comprises of 3 taxes, which is the increase in the STT only on derivatives, which is only on futures and options. And secondly, the buyback tax, which is to be now done in the hands of the recipient. While on the one hand, it will rationalize the tax and be more equitous and fair, because those who should be paying the taxes, higher taxes, in the higher income groups, they will pay higher tax, and those who are in nil tax category or in lower tax category, they don't have to pay a tax or a lower tax. While it does that, at the same time, it does bring in some revenue also, about 4,000 crore, and remaining, about 15,000 crore should come, from the capital gains taxes. On हमारे साथ यहाँ पे CII सेंटर में नए मेहमान मौजूद है, विक्रमजीत साहनी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और साथ साथ में एजुकेशनिस्ट हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं और स्किल डेवलपमेंट पे ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। साहनी साहब, आपके लिए इन 2 क्षेत्रों में, ऐसे एग्रीकल्चर और स्किल डेवलपमेंट में जो दिया गया है वो क्या? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इसका बजट का थीम रखा, ज्ञान, गरीबों के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए, और मैं समझता हूँ युवा के लिए पहले स्किलिंग को अगर लें तो फंड्स एलोकेशन तो ठीक किए गए। 1.48 करोड़ इज़ कंसिडरेबल गुड फंड्स। 20 लाख यूथ टू बी स्किल्ड भी ठीक है। ITIs को आप अपग्रेड करेंगे 1000, वो भी ठीक है। लेकिन अब ये जॉब्स कहाँ से आएंगी, कैसे मिलेंगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने खाली अप्रेंटिसशिप पे ही ख़त्म कर दिया, या जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं, और वो भी मैं समझता हूँ 5,000 रुपये बहुत कम है। फिर उसके बाद उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी? मेन है कि स्किलिंग फॉर जॉब्स, जो हम वर्ल्ड स्किल सेंटर चलाते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में इंश्योर करते हैं 89 to 90% हमारी प्लेसमेंट रहती है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो स्किलिंग पे पैसा होगा, ITI, उसको इंडस्ट्री कनेक्ट और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, चलो स्किलिंग पे उन्होंने लोन भी दिया है, तो वो भी अच्छी बात है। एग्रीकल्चर को लेके एलोकेशन तो दोबारा फिर 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें अच्छा है पल्सेस, ऑयल सीड्स,
जो सोयाबीन, सनफ्लावर जो मोस्टली हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, और शिपिंग लॉजिस्टिक्स का भी उन्होंने बात की। लेकिन उसको स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सपोर्ट होगा, वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर, एफपीओ, सब थ्योरी में सब बातें अच्छी हैं, लेकिन एफपीओज कितने बने और कितने बनने वाले हैं, कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा क्लस्टर बेस, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन एज द से डेवल लाइज इन डिटेलिंग की जो मिलेट्स ग्रो होंगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और उनका फिर बाय बैक जो फार्मर्स कह रहे हैं कि भाई उनको गारंटी होनी चाहिए मिड डे मील में इंक्लूड होंगी उनका, तभी तो किसान उगाएगा अगर उसका सामान बिकेगा। और एमएसएमई जो चलते ही सेक्टर है, एंजल टैक्स एबॉलिश हुआ, मोबाइल फ़ोन, गोल्ड सिल्वर पे ड्यूटी कम हुई, अच्छी बात है पीएलआई फार्मा के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन ये जो कॉर्पस है और ये जो क्रेडिट सपोर्ट फॉर एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड है वो अच्छी है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा हमने इंडस्ट्री में, बैंक सपोर्ट नहीं करते एमएसएमई को। तो जब तक वो एक्चुअल सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छा, और एक सराहनीय कदम है जो ई एक्सपोर्ट्स का उन्होंने पीपीपी मोड में रखा है फॉर एमएसएमई इंडस्ट्री, उससे मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट को, क्योंकि ई कॉमर्स का ज़माना है। ठीक है, तो आपको ये बजट मोटे तौर पे अच्छा लगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी अच्छा है, लेकिन कई डिटेल्स जो हैं वो अभी पता नहीं है। डिटेल्स और ये जो मैंने फ्लैग किए हैं पॉइंट एग्रीकल्चर में, और खास करके आंध्र प्रदेश, बिहार, बहुत अच्छा 50,000 करोड़ आपने बिहार में हाईवेज को दिया, आंध्रा को दिया, और 1.5 लाख करोड़ रुपया 50 इयर्स में आप स्टेट्स को लोन देंगे, लेकिन उसकी कोई स्कीम की डिटेल नहीं है। और पंजाब जैसी स्टेट जो डेट में पिस रही हैं, मैं आस करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर से अभिलाषा की उम्मीद है कि पंजाब जैसी स्टेट को भी वो 1.5 लाख करोड़ में तो कुछ मिल जाए, कुछ रिलीफ या पैकेज तो नहीं मिला। और बिहार को मिला तो पंजाब को क्यों नहीं, ये सवाल है। बॉर्डर स्टेट है, डेट में पिस रही है, डेट उन पे इतना 3 लाख करोड़ का, तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ का लॉयन शेयर शुड गो टू पंजाब फॉर 50 इयर्स। ओके, आप लायन शेयर की डिमांड करें। शुक्रिया बहुत बहुत आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्रमजीत सानी। तो अभी यहाँ पे CII सेंटर से इतना ही।